यूपी में बीजेपी दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान दोपहर 3 बजे कर सकती है। 3 बजे पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी ने यूपी में निषाद पार्टी को 15 सीट और अपना दल को 18 से 20 सीटें देने की बात कही है। तो 3 बजे औपचारिक ऐलान, तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जिस पर मुहर लग चुकी है। सुबह से ही कोर कमेटी की बैठक जारी है और मंथन चल रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। ये सब कुछ तस्वीर लगभग 3 बजे साफ होने वाली है। स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की जाएगी, जिसमें जेपी नड्डा का नाम प्रमुख तौर पर है, प्रधानमंत्री का नाम है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी इस सूची में शामिल नहीं है। इस सूची में 30 नेताओं को जगह दी गई है जो अलग अलग जगह जाकर रैली करेंगे, प्रचार करेंगे। वर्चुअल रैलियां भी की जाएंगी जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा है, लेकिन यूपी के लिए दूसरी लिस्ट जारी करेगी बीजेपी अब से कुछ ही देर बाद। निषाद पार्टी को 15 सीटें देने पर सहमति बन गई है। संजय निषाद से बातचीत के बाद यह सहमति बनी है। अपना दल को 18 से 20 सीटें देने पर बात बनी है। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बेहद अहम, क्योंकि जो सहयोगी दल है उनको साथ लेकर चलना है। ऐसे में जितने नंबर सामने आ रहे हैं उनसे सहयोगी दल संतुष्ट हैं या फिर इससे ज्यादा की मांग उन्होंने की थी? देखिए नेहा, अब तो बिल्कुल संतुष्टि का भाव दिखाई दे रहा है। मेरे दोनों सहयोगियों से मेरी बात हुई है और 15 सीट निषाद पार्टी को दी गई है, जैसा कि हमें पता चला है। और निषाद पार्टी के टिकट से कई और भी लोग चुनाव लड़ेंगे जिन्हें बीजेपी टिकट नहीं दे सकती, इसकी भी चर्चा है। और साथ साथ 18 सीट पर सहमति बन चुकी है लेकिन अपना दल की तरफ से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 18 से 20 सीटें हो सकती है। 2 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है और वो लोग 20 सीटें चाहते हैं ताकि एक मनोवैज्ञानिक जो आंकड़ा है वहां तक वो पहुंच सके। तो अभी 3 बजे के आसपास जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा तो तमाम बातें क्लियर होंगी, लेकिन दोनों सहयोगी अब एक साथ बैठकर बीजेपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें इनकी सीटों का ऐलान हो जाएगा। अच्छा, इस लिस्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली है? किसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किसके काम के आधार पर उन्हें टाटा कहा गया है, किसके नाम पर मुहर लगी है? कुछ सूची के बारे में पता चल रहा है? देखिए, सूची के कई नाम इस वक्त हमारे पास है भी, जिसे मैं आपको बता भी सकता हूं। जैसे सोराओं, विश्वनाथगंज, मरियाहू, नानपाड़ा और मौरानी, ऐसे कई नाम हैं जो कि अपना दल को वो सीटें जा रही हैं। लेकिन निषाद पार्टी की जहां तक बात करें तो निषाद पार्टी पहली बार बीजेपी के साथ गठबंधन में आई है और इसके लिए वो तमाम सीटें नहीं होंगी। लेकिन बीजेपी के गठबंधन से जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बाहर गए तो बीजेपी को लिहाजा इस वक्त तकरीबन 30 से 33 सीटें अपने सहयोगियों को देने जा रही है। और बीजेपी के पास भी सीटें काफी बची हुई थी, यानी कि जो उनके सहयोगी बाहर गए उनकी भी सीटें बीजेपी के पास थी। जैसे जिस तरीके से आप देखें तो दारा सिंह चौहान का बाहर चला जाना, समाजवादी पार्टी चला जाना, इसके अलावा साई प्रसाद मौर्य का चला जाना, तो इनके साथ भी एक समर्थकों का एक वर्ग था जो कि टिकटों के साथ आया था। बीजेपी के पास इस वक्त कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 30 से 33 सीटें बीजेपी बांटने जा रही है और 3 बजे के आसपास इसका ऐलान भी हो जाएगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास कुमार अभिषेक। ये बड़ी और इस वक्त की अहम खबर, और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हिमांशु मिश्रा। देखिए हिमांशु, स्टार प्रचारक बेहद अहम होते हैं किसी भी चुनावी रैली में, किसी भी चुनावी आयोजन में इन स्टार प्रचारकों का नाम शुमार होता है। क्या लिस्ट में नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है। जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह, अमित शाह और उनके अलावा नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, संजीव बालियान, स्मृति ईरानी, स्वतंत्र देव सिंह, और ये तमाम वो लोग हैं जो स्टार कैंपेनर में हैं। और उसके साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी सरकार में मंत्री हैं या जो सांसद हैं उनको स्टार कैंपेनर बनाया गया है। और ये पहले फेज के लिए जो है बीजेपी ने अपनी स्टार कैंपेनर की लिस्ट निकाली है जिसमें 30 लोग जो है वो शामिल हैं। तो एक तरीके से जो है बीजेपी अभी से जो है पूरी तरीके से चाहती है कि उनके कैंपेनर जो है वो लग जाएं
चुनाव प्रचार के अंदर, क्योंकि 22 तारीख तक जो है वो पब्लिक मीटिंग्स, रैलीज के लिए और रोड शोज के लिए चुनाव आयोग ने उस पर जो है रोक लगा रखी है। लेकिन ठीक है, और हो सकता है कि 22 तारीख एक्सटेंड भी हो जाए, निर्भर करता है किस तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अखिलेश यादव की, जिन्होंने आपसे कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। अखिलेश ने चुनाव लड़ने के सवाल पर यह कहा कि अगर चुनाव लड़ा तो पहले आजमगढ़ की जनता से अनुमति लूंगा, फिर लड़ूंगा। वहीं अपर्णा यादव के सवाल पर बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने बधाई दी और कहा कि नेताजी ने अपर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। तो ये आपको याद होगा, 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे भी उधर टच में है। और इसका जवाब किस तरीके से बीजेपी ने दिया है, ये बड़ी सेंधमारी जो कि अखिलेश यादव के खेमे में हुई है, इसको लेकर बीजेपी का जवाब सुनिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने हो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं है। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं, तो उसका परिणाम उनको पता है, अच्छी तरह से पता है। सपा हो या कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टियां थी, अब ये परिवार भी नहीं संभाल पा रही हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक उत्तर प्रदेश में ये सारे दल बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से फिर जीतेगी। दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जंग चल रही है। अब दागियों और बागियों के जुगाड़ से विपक्ष का चौधरी बनने की जिस पार्टी में और जिन पार्टियों में जंग चल रही हो, आप देख रहे हो, कोई जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनको लगता है कि हम विपक्ष का चौधरी बन जाएं। लेकिन एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहाँ से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे हैं लोग।
अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, अखिलेश यादव के साथ इस वक्त बहुत सारी चुनौतियां जुड़ गई हैं। पहले तो उनके घर में ही सेंधमारी हो गई है, अपर्णा यादव बीजेपी से जुड़ गई, अब उनकी काट खोजनी पड़ेगी। उसके बाद उनको ये तय करना है कि कहां से वो चुनाव लड़ने वाला है। हालांकि कुछ हद तक स्पष्ट हो गया है कि हो सकता है वो आजमगढ़ से ही चुनाव लड़े। तीसरी जो उन पर इस वक्त तोहमत लगाई जा रही है वो है कि बागियों के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, दागियों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं, इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के आगे दोहरी नहीं तिहरी चुनौती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि परिवार में जिस तरह की सेंधमारी करी है बीजेपी ने, छोटी बहू पहले आ चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी लोग आ सकते हैं। साड़ू है, उनसे बात चल रही है, और चाचा शिवपाल को लेकर के भी सुखपुकार तेज है, क्योंकि वो खुश नजर नहीं आ रहे जो सीटें उन्हें अखिलेश यादव ने दी है। तो ये तमाम समस्याएं उनके आगे हैं। आजमगढ़ को लेकर के उन्होंने बात कही है कि कहीं ना कहीं वो आजमगढ़ की जनता से आशीर्वाद लेंगे और उनकी अनुमति के बाद ही इस चुनाव में जाएंगे। लेकिन इशारा साफ था कि चुनाव में जा रहे हैं और आजमगढ़ से ही ताल ठोकेंगे, क्योंकि पूर्वांचल समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और इस लड़ाई में उतर के न सिर्फ वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे वो काडर के साथ खड़े हुए हैं। और रही बात जो दागियों को लेकर के आरोप लग रहे हैं और जो जिस तरीके से तमाम नेता एक एक करके उनकी पार्टी में आ रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल जो बीजेपी ने खड़े किए, और लगता है कि समाजवादी पार्टी के खेमे को संभालना अखिलेश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इसीलिए उन्होंने जमीन पर उतर के चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और हाल ही में अखिलेश यादव की सेंधमारी का जवाब बीजेपी ने उनके परिवार में बड़ी सेंधमारी से दिया। मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव आज सुबह बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई। जिस बीजेपी से समाजवादी पार्टी का सीधा सामना है, सीधी लड़ाई है, उसी पार्टी में अपर्णा यादव का शामिल हो जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, एक बड़ी चोट माना जा रहा है। तो उस वक्त की तस्वीरें जब अपर्णा यादव औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौके पर मौजूद, सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ज्वाइनिंग हुई। मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती हैं। मैं परिवार से कोई विमुख वाली बात नहीं रखूंगी। मैं बस इतना कहूंगी कि मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और प्रदेश में जिस प्रकार से 5 सालों में काम हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में, और जितनी भी जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए और सभी चीजों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है कि प्रभावशाली है। मेरे लिए पार्टी जो भी सुनिश्चित करेगी वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं किसी शर्त पे यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे बस इतनी बात कहनी है कि भाजपा सरकार बनाएगी। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूंगी अपनी क्षमता से करूंगी। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी
परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। अपना को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। वहीं कांग्रेस को समर्थन देने वाले मुस्लिम नेता तौकीर रजा की नफरती और देशद्रोह से भरी तकरीर जारी है। तौकीर रजा ने फिर कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर की असलियत दरअसल कुछ और ही थी। अगर सही से जांच की जाए तो पता चले कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकी नहीं थे। मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के मृत शरीर को देख करके आदरणीय सोनिया गांधी 3 रातों तक सो नहीं पाई थी और वो बहुत रोई थी। तो ठीक इसी प्रकार की बात आज मौलाना तौकीर रजा भी कह रहे हैं। कहीं ना कहीं तौकीर रजा और सोनिया जी, तौकीर रजा और कांग्रेस पार्टी दोनों की सोच एक समान है। आतंकवादियों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करना और वोट की राजनीति करना, यह दुखद है।